दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इज सीबीआई द हैंडमेडन ऑफ द गवर्नमेंट और द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे लेख सीबीआई कैन टेक सुओ मोटो एक्शन इन ग्राफ्ट केसेस अंडर पीसीए के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। सीबीआई की भूमिका और स्वायत्तता पर उठते सवाल। समय समय पर यह सुनने को मिलता है कि अमुक मामले की जांच सीबीआई कर रही है या मांग उठती है कि फला मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ऐसा क्यों होता है? प्रायः ऐसे मामले सीबीआई को सौंपे जाते हैं जिनमें प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। आजकल बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवारजनों पर चल रही सीबीआई की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी प्रकार कुछ समय पूर्व लखनऊ में हुई कर्नाटक कैडर के एक आईएएस अधिकारी की मौत की जांच भी सीबीआई कर रही है। निसंदेह सीबीआई आज देश का सबसे ऊंचा अन्वेषण ब्यूरो है, जिसने पूर्व में भी राष्ट्रीय महत्व के अनेक बहुचर्चित मामलों की छानबीन की है। लेकिन यह केवल सिक्के का एक पहलू है। सीबीआई को लेकर सिक्के का दूसरा पहलू बड़ा ही निगेटिव है। सीबीआई को सरकार का पालतू तक कहा जाता है, जो अपने मालिक की मर्जी पर ही बोलता है। सीबीआई पर यह भी आरोप लगता है कि वह जांच में निष्पक्षता नहीं बरतती, बल्कि सरकार के कहे अनुसार काम करती है। कुल मिलाकर सीबीआई को लेकर धारणा यह बनी हुई है कि यह सरकार का तोता है, जो अपनी मालिक की जुबान ही बोलता है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या सीबीआई वाकई सरकार की मर्जी के बिना एक भी कदम नहीं उठा सकती? क्या सीबीआई को कोई स्वायत्तता नहीं है? क्या सीबीआई संवैधानिक संस्था है? क्या सीबीआई को और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए? कुल मिलाकर सीबीआई के कार्य अधिकार और दायित्व तथा स्वायत्तता के मुद्दे को जानना हमारा मकसद है। सीबीआई कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख पुलिस जांच एजेंसी है। यह नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल के सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करती है। हालांकि 2004 में सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के पश्चात सीबीआई सीधे तौर पर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी नहीं रही। फिर भी सीबीआई एक बहुआयामी, बहुअनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस निकाय है। यह क्षमता, विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का पालन करते हुए जांच करने वाली एजेंसी है। यह भारत में कहीं भी अपराधों का अभियोजन कर सकती है। हालांकि जांच के लिए देश में अन्य निकाय जैसे आईबी, रॉ, एनआईए, सीवीसी जैसी संस्थाएं भी हैं। इसलिए यह सवाल उठता है कि देश में सीबीआई की आवश्यकता क्यों आन पड़ी थी और आज इतने जांच एजेंसी होने के बावजूद सीबीआई की जरूरत क्यों है। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार के खर्चों में तीव्र वृद्धि हुई, जिसकी वजह से देश में भ्रष्ट कारोबारियों तथा सरकारी अधिकारियों की लूट खसोट काफी बढ़ गई थी। चूंकि स्थानीय पुलिस इस प्रकार के मामलों की पड़ताल करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार को आवश्यकता महसूस हुई एक दक्ष और विशिष्ट पुलिस बल की। इसलिए युद्ध तथा आपूर्ति विभाग में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल के लिए 1941 में विशेष पुलिस यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की गई थी। युद्ध के बाद के वर्षों में भी एक केंद्रीय जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई और तब 1946 में अस्तित्व में आया दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम यानी डीपीएसई एक्ट। इस अधिनियम ने विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख गृह विभाग को हस्तांतरित कर दी और इसके कार्यों की परिधि में भारत सरकार के सभी विभागों को शामिल कर लिया गया। राज्यों की सहमति से इसे वहां भी लागू किया जाता है। बाद में 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदलकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई कर दिया गया। हालांकि आज भी सीबीआई का कार्यक्षेत्र 1946 में बने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से ही निर्धारित होता है। अगर हम बात करें वर्तमान दौर में अन्य जांच एजेंसी होते हुए भी इसकी प्रासंगिकता की, तो यह जानना दिलचस्प है कि सीबीआई जैसा कार्य वैविध्य बाकी किसी भी अन्य जांच एजेंसी में नहीं रहा है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है और मुख्यतः देश से बाहर की जानकारी और खुफिया बिट प्राप्त करने की कोशिश करता है। यह गुप्त रूप से कार्य करता है और शायद ही खुली जांच के लिए जाता है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक खुफिया एजेंसी है और देश के अंदर खासकर
खासकर बॉर्डर एंड नक्सल एरिया में खुफिया जानकारी प्राप्त करता है। यह भी गुप्त रूप से संचालित होता है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी फेडरल एजेंसी है, जिसका गठन 2008 में मुंबई बम हमलों के बाद किया गया था। यह आतंकवाद से निपटने और उसकी जांच के लिए उत्तरदायी है, जबकि CBI के कार्य विविध प्रकृति के हैं। इसलिए बाकी जांच एजेंसियों के रहने के बावजूद CBI की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो सकती। जहां तक सवाल है CBI द्वारा किए जाने वाले कार्यों की या फिर यह किस प्रकार के मामलों की जांच करती है, तो इस संदर्भ में कई बातें निकलकर सामने आती हैं। आरंभ में SPE की 2 शाखाएं थीं, सामान्य अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा। DSPE अधिनियम के तहत सामान्य अपराध शाखा केंद्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों की जांच करती थी जिनके बारे में यह संदेह होता था कि वे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तथा आर्थिक अपराध शाखा आर्थिक या राजकोषीय नियमों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों की जांच करती थी। प्रतिभूति घोटाले से संबंधित मामलों और आर्थिक अपराधों में वृद्धि होने के कारण कार्य की अधिकता और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वजह से 1994 में अलग से एक अपराध शाखा स्थापित की गई थी। इसे आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा, पासपोर्ट आदि तथा ऐसे अन्य संबद्ध केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने की शक्ति दी गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेईमानी, धोखाधड़ी और गबन के उन गंभीर मामलों की भी जांच कर सकती थी जो कई राज्यों में संगठित गिरोहों द्वारा किए जाते थे। इसके अलावा यह सार्वजनिक सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी एकत्र करती थी। एक भ्रष्टाचार निरोधी जांच एजेंसी के रूप में काम शुरू करने वाली CBI को समय बीतने के साथ साथ सरकार और न्यायपालिका के विभिन्न क्षेत्रों से पारंपरिक अपराध और भागलपुर अखफोड़वा कांड, भोपाल गैस कांड आदि जैसे अन्य विशिष्ट मामलों की जांच के अनुरोध मिलने शुरू हो गए। 1980 के दशक की शुरुआत से संवैधानिक न्यायालयों ने भी खोजबीन और जांच के लिए CBI को मामले भेजने शुरू कर दिए। वर्ष 1987 में यह निर्णय लिया गया कि CBI के तहत 2 जांच प्रभागों अर्थात भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग और विशेष अपराध प्रभाग का गठन किया जाए। इसके बाद CBI भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के अलावा परंपरागत अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवाद इत्यादि जैसे चुनिंदा मामलों की जांच का कार्य भी करने लगी। इसके अलावा राजीव गांधी हत्याकांड तथा बाबरी विध्वंस आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के बहुचर्चित मामलों की जांच के लिए समय समय पर स्पेशल सेल का भी गठन किया जाता रहा। कुल मिलाकर CBI के कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत रहे हैं। अगर हम बात करें CBI के अधिकार क्षेत्र की, तो DSPE अधिनियम 1946 की धारा 2 के तहत केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच के लिए CBI को शक्ति प्राप्त है। हालांकि केंद्र द्वारा रेलवे तथा राज्यों के अनुरोध पर इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। वैसे CBI केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मामलों की जांच के लिए अधिकृत है। कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत CBI से कर सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में CBI स्वयं कार्रवाई कर सकती है। साथ ही जब कोई राज्य केंद्र से CBI जांच का अनुरोध करता है तब, या जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसे किसी अपराध या मामले की जांच करने का निर्देश देते हैं, तब CBI उस जांच के लिए अग्रसर होती है। यानी मूल रूप से CBI सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपनी जांच को अमली जामा पहनाती है। इसके कार्य और दायित्व तो अत्यधिक विस्तृत हैं, लेकिन इसके पास कैसी शक्तियां हैं यह जानना समीचीन प्रतीत होता है। प्रायः यह आरोप लगता रहा है कि सरकार अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए CBI का दुरुपयोग करती है। वैसे कहने के लिए CBI लगभग एक स्वायत्त संस्था है, पर वस्तु स्थिति क्या है यह किसी से छिपा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी एक टिप्पणी में इसे पिंजरे में बंद तोता बता चुका है। देखा जाए तो दुनिया भर में सभी संस्थाएं किसी न किसी के प्रति जवाबदेह होती ही हैं। बिना जवाबदेही के कार्य दिशाहीन हो जाता है। कोई कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है तो कोई विधायिका के प्रति, कुछ न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होते हैं तो अधिकांश संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। यानी जवाबदेही संस्थागत व्यवस्था का परम गुण धर्म है। बिना चेक एंड बैलेंस के कोई भी संस्था सही से काम नहीं कर सकती। फिर भी मूल सवाल यही है कि CBI को कितनी स्वायत्तता हासिल है, क्या यह पर्याप्त है या फिर इसे और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की तोता वाली टिप्पणी के बाद संप्रग सरकार ने 2013 में तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम की अध्यक्षता में CBI को जांच के मामले में व्यापक स्वायत्तता देने के उद्देश्य से 5 सदस्यीय मंत्री समूह बनाया था। हालांकि उस संदर्भ में सार्थक बहस हुई, रिपोर्ट भी आई, लेकिन जमीन पर CBI की स्वायत्तता में बहुत फर्क नहीं आया। स्वायत्तता किसी हस्तक्षेप के बिना फैसले लेने की शक्ति का नाम है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति,
संस्था या सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि यह मान्य तथ्य है कि कोई भी संस्था स्वायत्तता के बिना कार्य नहीं कर सकती, पर हाँ, उस स्वायत्तता की मात्रा में कमी या वृद्धि जरूर हो सकती है। पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह का कहना है कि सीबीआई के पास अपना कुछ खास नहीं होता। सीबीआई की निर्भरता अनेक विभागों और मंत्रालय पर होती है। जैसे उसे नियुक्ति और भर्ती के लिए कार्मिक विभाग और यूपीएससी पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई कैडर नहीं है। वकीलों के लिए विधि मंत्रालय पर आश्रित होना पड़ता है। केस चलाने की अनुमति के लिए गृह मंत्रालय से पूछना पड़ता है, तो धन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। कुल मिलाकर लगता है जैसे सीबीआई एक परकटा राजा है, जिसके पास पदवी तो है पर अधिकार नहीं। हालांकि कई लोग यह आरोप भी लगाते हैं कि सीबीआई के पास अधिकारों और स्वायत्तता की कोई कमी नहीं है, बल्कि इस संस्था में इच्छा शक्ति का अभाव है। वरना कई ऐसे काम हैं जिसमें सीबीआई ने एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यानी इनका तर्क होता है कि कोई भी संस्था वैसी ही होती है जैसा इसे चलाने वाले होते हैं। चुनाव आयोग भी टीएन सेशन, जेएम लिंगदो और केजे राव जैसे अफसरों के कार्य से अपनी सांस्थानिक महत्ता स्थापित करने में कामयाब हुआ। इसलिए सीबीआई भी यदि प्राप्त अधिकारों का ही समुचित उपयोग करे तो वह सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सीवीसी जैसे संगठनों की तरह इज्जत पाने में सफल होगा। फिर भी जहां तक सीबीआई को स्वायत्तता देने की बात है, तो इसके पक्ष और विपक्ष में विशेषज्ञों के अलग अलग विचार हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो यह तर्क उभर कर सामने आता है कि चेक एंड बैलेंस के अभाव में संस्था के निरंकुश हो जाने का खतरा होता है। इसलिए सीबीआई को अत्यधिक स्वायत्तता नहीं दी जानी चाहिए। देखा भी गया है कि अत्यधिक स्वायत्तता के कारण कई बार न्यायालय की सक्रियता सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। वहीं मीडिया पर निगरानी संतुलन न होने के कारण यह सूचनादाता से न्यायकर्ता बन जाता है। ऐसे कहावत भी हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए काम करने की आजादी हो, लेकिन निगरानी संतुलन भी जरूरी है। ईमानदार संस्थाएं अपनी जवाबदेही से क्यों बचेंगी? इसलिए सीबीआई को भी अपनी हदों में रहते हुए अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। जहां तक सीबीआई को स्वायत्तता दिए जाने के संदर्भ में समर्थन की बात है, तो यह जानना दिलचस्प है कि स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई टिप्पणियों में सीबीआई को स्वायत्तता देने की बात कही है। इसके पीछे मूल तर्क व उद्देश्य हैं सीबीआई को अधिकाधिक निष्पक्ष और एक्टिव बनाना, उसे बेहतर सुविधाओं से लैस कर अत्याधुनिक बनाना, उसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराना और भ्रष्टाचार व अपराध से लड़ने के लिए एक सशक्त संस्था की जरूरत को साबित करना। कहने का मतलब यह कि सीबीआई को स्वायत्तता की आवश्यकता सिर्फ उसके हाथ खोलने के लिए नहीं, बल्कि यह एक राष्ट्रीय जरूरत भी है। अधिकारवादी सत्ताएं अक्सर पुलिस को अपने लठैत के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं। वह चाहती है कि उनके हर आदेश पर पुलिस हमेशा मुस्तैदी से कार्रवाई करे। पुलिस का यह स्वरूप कोई आज नहीं बना, बल्कि 1861 के पुलिस एक्ट के दौरान ही पुलिस को एक आदेश पाल के रूप में विकसित किया गया। हालांकि उस दौरान भी यह बात चली थी कि क्या पुलिस को जुडिशरी की तरह इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम भारत पर राज करने आए हैं। जब हमारे अंदर पुलिस ही नहीं होगी तो हमारी बात सुनेगा कौन? इसलिए मैकाले ने पुलिस को सरकार के पूर्णतः अधीन रख दिया। तब से पुलिस का यही चरित्र दृष्टिगोचर होता आया है। पर एक आजाद मुल्क में अपने ही लोगों पर लोकतांत्रिक रूप से शासन करने में हमेशा पुलिस के डंडे का इस्तेमाल सरकार को शोभा नहीं देता। यह सुपरमेसी ऑफ लॉ की भावना के अनुरूप नहीं हो सकता। इसलिए सीबीआई को यूपीएससी, सीवीसी और इलेक्शन कमीशन की भांति स्वायत्तता प्रदान करने की जरूरत है। स्वायत्तता प्रदान करने का मतलब है सीबीआई को यह छूट देना कि वह अपने विवेक से केस चलाने का फैसला ले सके, वकील बहाल कर सके और सीधे छापेमारी कर सके। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि सीबीआई की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था, उसमें आज वह पूर्णतया कामयाब नहीं हो पा रही, बल्कि वह सरकार का खिलौना बनने को बाध्य है। इसलिए सीबीआई को विशेष स्वायत्तता की आवश्यकता है। सीबीआई में कार्यदक्षता का अभाव नहीं है, न ही इसके अफसरों में निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की कोई कमी है। बस समस्या यह है कि सरकार द्वारा जानबूझकर इसे अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बंद होना चाहिए। निश्चित रूप से सीबीआई पर भी चेक एंड बैलेंस फिक्स हो, लेकिन इसे हर चीज के लिए सरकार या उसके हर विभाग से पूछना ना पड़े। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक सशक्त लोकपाल के अभाव में सीबीआई के इस तोते को कम से कम पिंजरे से आजाद कर दें, वरना उसकी वैधता पर ही बड़ा प्रश्न उठ खड़ा होगा। एक संवैधानिक संस्था न होने के बावजूद सीबीआई के निदेशक के चयन में जिस तरह सरकार ने प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाले नियम बनाए, वैसे ही उदारता दिखाते हुए सीबीआई को अपने फैसले खुद लेने के लिए उसे स्वायत्तता दिए जाने की जरूरत है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल।
सवाल है, सीबीआई के कार्य, अधिकार और दायित्वों को स्पष्ट करते हुए इसकी स्वायत्तता के संदर्भ में अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। क्या इसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि स्पेस आईएएस टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।